हेलो जॉब सीकर्स। जैसा कि आप जानते हैं, बाल विकास यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका रखता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूपी टेट एग्ज़ाम होने में अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आइए आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस और उनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आपको 30 में से 30 की तैयारी कराएगा और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लिए तो भी आपके सीडीपी में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में एक परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? यूपी टेट में सीडीपी की परिभाषाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं और बोला जाता है कि यह परिभाषा किसने दी। तो मैं कहूँगी कि आप परिभाषा ये अच्छे से तैयार कर लें। तो ये परिभाषा दी है जेम्स ट्रेवर ने। नीचे आप देखेंगे, क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। थॉम्सन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगली डेफिनेशन हरलॉक के अनुसार है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, हरलॉक की कई बार पेपर में पूछी गई है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है। हम जानेंगे कि विकास की कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में विकास की मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? वे प्रक्रियाएं जो सोचने, समझने और सीखने से जुड़ी होती हैं, जैसे स्मृति, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना। अब दूसरी है शारीरिक प्रक्रियाएं। शरीर और शरीर से जुड़ी प्रक्रियाएं शारीरिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आती है, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, चलना, दौड़ना, कूदना आदि। अब अगली हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। व्यक्ति का दूसरों के साथ रिश्ते बनाना और व्यवहार करना। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो एक समाज में रहता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो सामाजिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आएंगे दोस्त बनाना, सहयोग करना, समूह कार्य करना। इसमें भावनाओं को महसूस करना व नियंत्रित करना आता है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, दुख, भावना व्यक्त करना आदि। तीसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से ही लिंक है, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना तथा चिंतन का अध्ययन बाल विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? हमें नहीं बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, क्योंकि हमारा माइंड ना सीधा ही वो पढ़ता है, हमारा माइंड सीधा स्टेटमेंट पढ़ता है। तो ये जब नेगेटिव टर्म आता है तो वो ले नहीं पाता है। इसलिए हम जहाँ भी नहीं देखें या फिर कोई नेगेटिव टर्म देखें तो हमें उसको पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए अच्छे से। मैंने सीटेट दिया हुआ है और अच्छे नंबर से पास किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यूपी टेट में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसलिए बता रही हूँ मैं। नेगेटिव कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी, विकासात्मक प्रतिमान पूर्वानुमेय होता है। नेक्स्ट है, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। और अगला ऑप्शन है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है।
तो इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। नहीं, सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है। जैसे प्रत्येक बच्चा अलग और विशिष्ट होता है, उसी प्रकार से सबका विकास एक समान नहीं होता है। विकास एक क्रम में होता है, लेकिन सबका विकास एक समान नहीं होता। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? ऑप्शन ए, विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है। ऑप्शन बी, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। ऑप्शन सी, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास के विभिन्न आयाम अंतः संबंधित नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में कौन कौन सी बातें होती हैं? विकास निरंतर चलता है, विकास चक्रीय गति को दर्शाता है, विकास रेखीय गति को नहीं दर्शाता है। रेखीय गति को वृद्धि दर्शाती है, लेकिन जो विकास होता है वो चक्रीय गति दर्शाता है। आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और विकास परिपक्वता एवं मध्यम अधिगम का उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का क्षेत्र है? व्यक्तित्व विभिन्नताएं किस पे निर्भर करती है? वातावरण और वंशानुक्रम पे। तो इसका ऑप्शन है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है एटीट्यूड, क्योंकि ये कोई हेरिडिटी का वो नहीं है, ये इन्वायरमेंट का है, पर्यावरण का है, वातावरण का है, अभिवृत्ति, इसलिए ये इसके कारकों में सम्मिलित नहीं है। अगला हम पढ़ेंगे कि समीपस्थ प्रवृत्ति क्या होती है। समीपस्थ प्रवृत्ति जो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो हो उसको कहते हैं समीपस्थ प्रवृत्ति। नेक्स्ट है सेफलोकेडल प्रवृत्ति। ये सिर से पैर तक का अनुक्रम होता है। सिर से पैर तक की वृद्धि को सेफलोकेडल प्रवृत्ति कहते हैं। अगला है अंतर व्यक्तिगत अंतर। अलग अलग बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। अंतरा व्यक्तिगत अंतर, एक ही बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। अंतर व्यक्तिगत अंतर में अलग अलग बच्चों को देखा जाता है, जबकि अंतरा व्यक्तिगत अंतर में एक ही बच्चे में क्या क्या विकास की चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। क्या क्या विकास की दर है, क्या विकास का क्षेत्र है, ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के विकास में परिपक्वता क्या है? तो बालक के विकास में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन परिवर्तन ही परिपक्वता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक या प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का क्या अर्थ है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्य जो प्राकृतिक या प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास में अर्थ है इसका अंगीकरण, मतलब इसको अडॉप्ट करना। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत के। आप जानते हैं कि आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चलती है, इसीलिए पूरी शिक्षा बच्चे के ही इर्द गिर्द घूमती है। क्वेश्चन नंबर 13, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कल्पना शामिल नहीं होती है। फिर से नेगेटिव टर्म है, आप लोग बहुत अच्छे से ऑप्शंस भी पढ़िए और उसका सही आंसर भी पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन बी कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए हमें सभी क्रियाएं करनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो देखिए यहाँ मैंने एक चार्ट बना के लगाया हुआ है, आप लोग इस चार्ट को अच्छे से पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, या फिर ऑप्शन डी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। तो इसका ऑप्शन है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो बच्चे के शारीरिक विकास को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती हैं। जैसे यहाँ मैंने लिस्ट दे दी है कि कौन होती हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक क्या? पहले के समय में गुरु शिक्षा का केंद्र होता था, टीचर के आसपास सारी शिक्षा घूमती थी, लेकिन अब के समय में बालक शिक्षा का केंद्र होता है। तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब बच्चे को ध्यान में रख के होना चाहिए, ना कि टीचर को। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों का वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित हैं, नैतिक मूल्य सम्मिलित हैं और सांस्कृतिक मूल्य भी सम्मिलित हैं। क्या नहीं है? धनार्जन का मूल्य सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? तो खेल का विशेष महत्व है। अगर बच्चा खेलेगा, खेल में आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, उसको एक प्रॉपर रूटीन दे सकते हैं, सामूहिक भावना उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, वो ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा। तो आप खेल के माध्यम से बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, जिन विद्यार्थियों की सूक्ष्म पेशी कौशल कमज़ोर होती है उन्हें इनमें से किस प्रकार की लेखन शैली से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? तो उनको कर्सिव लेटर की श्रेणी से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फाइन चीज़ें नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे मोटर स्किल्स 2 प्रकार की होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। जो ग्रॉस होती हैं वो बड़े लेवल पे होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स ये बड़े शरीर की मांसपेशियों से किए जाने वाले कार्य होते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना, चलना। मतलब इनके लिए कोई बहुत सूक्ष्म चीज़ नहीं है, ये बड़ी मांसपेशियों से करे जाने वाले कार्य हैं। जबकि फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो सूक्ष्म चीज़ हैं, ये हाथ और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों के नियंत्रण से जुड़े होते हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, कागज़ काटना। बच्चे के अंदर पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर फाइन की तरफ हो जाता है। ठीक, तो उसको कर्सिव लेटर्स में नहीं लिखवाना चाहिए। अगला है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? तो ये रूटिंग के अंतर्गत आता है। अगला है, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए निम्न कौन सी विधि वैध नहीं है? तो इसके लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? समवयस्क समूह अध्ययन। जब आप किसी की हेरिडिटी को नाप रहे हैं, आनुवांशिक गुणों को नाप रहे हैं, तो उसके पीयर ग्रुप को थोड़े ना नापेंगे, क्योंकि वो तो फिर अलग अलग बच्चे होंगे। आनुवांशिक लक्षण तो सेम माँ बाप के लक्षण आएंगे ना बच्चे में, इसीलिए समवयस्क समूह अध्ययन इसके लिए वैध नहीं है। अगला है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 45 होती है। मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये भी समझाया है। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है। इसमें एक X गुणसूत्र की कमी होती है। सामान्य महिला में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में एक गुणसूत्र की कमी होती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसे 21वें वो होता है गुणसूत्र, उसकी एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है। सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि इसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में बहुत कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? तो ये प्रत्यागमन का नियम है। देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम के कुछ नियम भी मैंने समझाए, निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों का हस्तांतरण और प्रत्यागमन का नियम। आप वीडियो पॉज करके इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये भी पढ़ लीजिएगा आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप
में परिभाषित किया जाता है? तो फिनोटाइप को परिभाषित किया जाता है क्योंकि ये दिखाई देने वाले की बात कर रहा है। अगर ये पूछता कि मूल विशेषताओं को कैसे परिभाषित किया जाता है तो वो प्रोटोटाइप में किया जाता है। अगर व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं की बात करता है तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये स्वनिम है जिसको फ्योनोनिम कहते हैं। इसको ये ध्वनिग्राम है, इसका आंसर है ध्वनिग्राम। अगला क्वेश्चन है, आपका शिशु किस अवस्था में बबलाना शुरू कर देता है? तो ये 4 से 6 महीने में करने लगता है। देखिए, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो क्राइंग करता है, मतलब रोता है। फिर वो कोइंग करता है, ठीक है, 3 से 4 महीने में। फिर 4 से 6 महीने में वो बैबलिंग करता है, मतलब कुछ ना कुछ बै 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 करके बोलेगा। फिर उसकी स्टेज बढ़ती है, 1 वर्ड स्टेज की तरफ जाता है। और फिर वो 1.5 से 2 साल में टेलीग्राफिक स्पीच सीख लेता है, जिसमें उसके शब्दों का भंडार 100 से 200 तक का भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो भाषा विकास के सिद्धांत में परिपक्वता का सिद्धांत भी आएगा जो नोम चॉम्स्की ने दिया था, लैंग्वेज वाला अधिगम सिद्धांत आएगा जो कि स्किनर ने दिया था, और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी आएगा जो जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो ये परसेप्शन कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? तो यह डम्बेल का है। ये जो कथन वाले क्वेश्चन हैं ये यूपी नेट में काफ़ी आते हैं और ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? तो ध्यान केंद्र की आंतरिक दशा है रुचि। अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है तो आप उसी को सबसे ज़्यादा अटेंशन देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये किसने कहा था? तो ये ड्रेवर ने कहा था। हेडफील्ड ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य है वो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व दर्शाता है, ठीक। और ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं?